ऑर्गेनिक रिएक्शन करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि जैसे कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन चल रही है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी स्टेबिलिटी बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पे सारे लिख लिया हूँ यहाँ पे ताकि बोलने में मेरे को आसानी हो। तो उसकी स्टेबिलिटी मतलब उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, टेम्परेचर, स्टेरिक क्राउडिंग, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। इन सब ये सब सारी चीज़ें जो है अपने आप में एक चैप्टर है। यदि इन सब चीज़ों को हमें अच्छा से यदि पता हो तो हम आसानी से किसी रिएक्शन का थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन को जो लेंदी बनाता है उस मतलब सारी चीज़ें इसके याद करने के कारण ये रिएक्शन, इसकी जो रिएक्शन होती है वो लेंदी बन जाती है। जैसे सारे रिएक्शन का टेस्ट क्या होगा, रिएक्शन का नाम क्या है। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में सारी स्टेप फिक्स होती है, कंसेप्ट लिमिटेड होते हैं, इसका एक्सेप्शन भी फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि जब जो मन सो हो रहा है। कार्बोकेटायन बना तो पता होना चाहिए कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कंसेप्ट जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, जिसके कारण ऑर्गेनिक रिएक्शन की मतलब कुछ हद तक लिमिट हो जाती है। और इसको करने के लिए हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो इसको आसानी से किया जा सकता है, ज़्यादा बातें याद भी नहीं रखनी पड़ेगी। जबकि बहुत बार होता क्या है कि जैसे स्टूडेंट को रिएक्शन दिया जाता है तो हमेशा तोड़ फोड़ करने के बारे में सोचते हैं कि कोई रिएजेंट दे रखा है, अब रिएजेंट दे रखा है, पता चला हमेशा ऐसा थोड़ी होगा किसी रिएजेंट को तोड़ करके किसी पे अटैच कराना है। हमेशा तोड़ के तो नहीं अटैच करवाया जा सकता है। और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं जैसे थ्योरी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब थ्योरी सुनने में तो सबको मज़ा आता है, आप रिएक्शन करके देखो उसके बाद पता चलेगा रिएक्शन कैसी है। ज़्यादा इंटरेस्ट तो रिएक्शन करने में ही आती है। अब जैसे सबको पता है, सबको क्या पता है वो भी याद रखनी पड़ेगी। सिस्प्लेटिन जो होती है कि ट्यूमर को इनहिबिट करती है यानी रोक के रखती है, या एस्पिरिन जो है बुखार को कम करती है। ये सब कहानी के रूप में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि गिरगनार्ड ने जब गिरगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन की होगी तो उस समय उन्होंने ड्राई ईथर का मतलब यूज किया था। अब आप रिएक्शन करके देखो फिर पता चलेगा कि वो ड्राई ईथर का ही यूज क्यों किया था। पानी ले लेता तो क्या रिएक्शन कर जाता। ये सब मतलब सारी बातें जो है रिएक्शन करने पे ज़्यादा हमें मालूम चलती है, और उसकी ब्यूटी तो तभी दिखती है जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं। अब मान लो जैसे सारी बातें एक बार जब याद ही करनी है तो एक बार याद कर लेते हैं कैसे भी करके निमोनिक्स बना करके, या कैसे भी करके एक बार रट लेंगे। उसके बाद जब भी कोई पूछेगा तो बोलते रहेंगे आराम से। बस ये कि एक बार अच्छा से याद होना चाहिए, बार बार हमें नहीं रटना पड़ना चाहिए। एक ही चीज़ को बार बार रट रहे हैं, पता चला अब भी रट रहे हैं, एग्ज़ाम के टाइम भी रट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिएक्शन की मतलब इतनी सारी जो बातें मैंने बताई कि प्रोडक्ट बनेगी, उसकी स्टेबिलिटी, इन सब सारी चीज़ों को हमें पता होना चाहिए कि किस तरह। जैसे एक रिएक्शन है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन है। यहाँ पर जैसे शायद दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे एक अल्कोहल है CH3CH2OH, कोई सा भी अल्कोहल। इस अल्कोहल को यदि 80 डिग्री पे रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसमें थोड़ा हीट कर देते हैं तो ये रिएक्शन जो होती है CH3CH2O और SO3H, यानी H के जगह पर SO3 ग्रुप जुड़ जाता है। इसी रिएक्शन को यदि 140 डिग्री पे रिएक्शन करा लेते हैं, यानी 100 अल्कोहल को 140 पे रिएक्शन कराते हैं 140 के भीतर, तो वहाँ पे वो ईथर बन जाता है। जैसे CH3CH2O CH2CH3, ये ईथर है। मतलब ये क्या हुआ कि कपल कर गया रिएक्शन, ये ओ के करॉस्पॉन्डिंग है ना, ये दो ग्रुप जुड़ गया इस तरह। मैंने तो ऐसे याद रख रखा था कि 140 के भीतर अल्कोहल बन जाता है ईथर। और यहाँ पे जैसे ये मान लो 170 डिग्री सेल्सियस पे यही इलिमिनेशन दे देता है CH2 यानी एल्कीन बनाता है यहाँ पे।
क्योंकि 170 डिग्री सेल्सियस जो होती है काफ़ी हाई टेम्परेचर होती है। तो यहाँ से इसका जो वाटर होता है CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH, ये क्या होता है यहाँ से वाटर निकल जाता है यहाँ से। तो यहाँ से ये जो होता है वाटर डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी 170 डिग्री सेल्सियस पे यही रिएक्शन इसी रिएजेंट के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। 140 के भीतर यही रिएजेंट के साथ ये ईथर का काम करता है। 80 डिग्री सेल्सियस पे यही रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनिक एसिड यहाँ सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पे जोड़ देता है। मतलब ये रिएक्शन जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है। ये रिएक्शन का जो एग्जांपल था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, यानी ये जो प्रोडक्ट बना है अपनी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि मतलब किस टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। दूसरी बात मैंने बताई कि रिएक्शन के प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेरिक क्राउडिंग पे भी डिपेंड करती है। इसका जैसे एग्जांपल देखना है, जैसे मान लेते एक एग्जांपल एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2X, एक्स कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये एल्काइल हैलाइड है मान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर रख देते हैं। ये रिएक्शन क्या करता है, यदि आपको ये रिएक्शन के बारे में थोड़ा भी पता हो तो इसको उर्टज रिएक्शन स्पेशल इसका नेम जो होती है उर्टज रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन जो होता है वो कपलिंग रिएक्शन शो करता है। बाद में देखेंगे इसको अगर डिटेल से टाइम मिला तो इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। क्या करता है कि ये Na जो होता है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है और यहाँ से ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है और ये हैलाइड जो होता है यहाँ से अलग होकर के, और ये जो कंपाउंड है दो मॉलिक्यूल अपने ही दो मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल के साथ CH3 CH2 CH2 CH3 का जो कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ से देखिए ये जो रिएजेंट दे रखे थे यही कंपाउंड जो है ना दो बार यहाँ पे जुड़ गया, एक ये और एक ये, और यहाँ से जो ये हेलोजन है वो NaX के तौर पे बाहर निकल जाता है। या इसका इंटरमीडिएट देखें तो CH3 CH2 इस तरह का एक फ्री रेडिकल बनता है यहाँ से, और फिर दोबारा रिएक्शन होता है, फिर यही ऐसे बन जाता है CH2 यहाँ से फ्री रेडिकल CH3 और ये दोनों जोड़ करके आपस में एक कंपाउंड बना लेता है। यानी सिंपल इसको देखें जैसे एक यहाँ पे मान लो एक मतलब रिएक्शन का इस साइड LHS साइड जो रहती है वो यहाँ पे X है और यहाँ पे दूसरा है ये X है, ये दोनों आपस में फ्री रेडिकल बनाता है और यहाँ से आपस में जुड़ जाता है Na ड्राई ईथर की कंडीशन में। यही रिएक्शन एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने 1 डिग्री लिया या 2 डिग्री के साथ ये रिएक्शन काम कर जाता है। लेकिन यही रिएक्शन हम यदि CH3 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 Br, ये भी अल्काइल हैलाइड ही है जो कि यहाँ पे था, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड मैंने लिया था, ये भी अल्काइल हैलाइड ही है। इसमें भी सेम रिएजेंट डालते हैं Na ड्राई ईथर। लेकिन ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन के हिसाब से नहीं चलेगा, यहाँ से ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। रीजन, इसका रीजन जो दिया जाता है स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि यदि ये बड़ा बड़ा जो ग्रुप है यहाँ से ये आपस में कपल नहीं कर सकता, यानी एक साथ जुड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी वाली जो ग्रुप है वो एक स्टेरिक क्राउडिंग लगाएगी, इसीलिए यहाँ से जो रिएक्शन चलता है यहाँ से एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है इस तरह का। CC बैलेंस पूरा कर लेंगे जितना भी पूरा CH3 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 और एक कंपाउंड ये इटसेल्फ में ही CH3 CH3 H और CH3, ये दो प्रोडक्ट यहाँ से बनता है। तो मैं बताना चाहता था रिएक्शन की जो स्टेबिलिटी होती है उसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिफरेंट बात पे डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कैसा है, स्टेरिक क्राउडिंग कैसी है। कभी कभी तो SN1 और SN2 रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मतलब कन्फ्यूज होने लगते हैं कि मतलब कि कौन रिएक्शन किस हिसाब से चलेगा। जैसे और ये कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन उसके इंटरमीडिएट के हिसाब से चलता है। जैसे मान लेते ये रिएक्शन है यहाँ पे, ये
अच्छी बात यहाँ पे ये है कि रिएक्शन में दे रखी है कि इस रिएक्शन को SN1 के हिसाब से लेके जाना है। तो यहाँ पे ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। हमें कैसे पता चला कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? तो आप रिएक्शन, इसका सिंपल आंसर है कि आप रिएक्शन करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही दिया जाता है। और इसके चार्ज से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, ये जो अल्काइल हैलाइड जो रिएक्शन होती है, अल्काइल हैलाइड जो यहाँ पर रहता है, अल्काइल हैलाइड यहाँ से हट करके कार्बोकेटायन बनाता है। और फिर क्या हुआ, ये रिएक्शन SN1 के हिसाब से चलता है, इसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से इस पर प्रोडक्ट जुड़ती है। हमें बाद में पता चल जाएगा, मतलब कि थ्योरी यदि इसके पर है, SN1 रिएक्शन की थ्योरी पर है, SN2 रिएक्शन की थ्योरी पर है, या और जितने भी न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन होते हैं, SN1, SN2, SNI, ARSN2, NGP, या इलेक्ट्रोफाइल के जो रिएक्शन होते हैं E1, E2, E1CB, EI, ये जितने भी रिएक्शन होते हैं इसकी अलग अलग थ्योरी चलती है। यदि उसके ऊपर है तो पढ़ने के बाद हम रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। खैर यहाँ पे जो ये रिएक्शन थी, अब जो कि यहाँ से ये यहाँ पे कार्बोकेटायन बन चुका है, अब हमें पता है यहाँ से कार्बोकेटायन 3 डिग्री पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये कार्बोकेटायन जो है यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर रीअरेंज करके वहाँ पे चला जाएगा। ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब जो यहाँ पे जो अपना, सॉरी तीर इस तरफ जाएगी ना, अब यहाँ जो अपना है C2H5, वो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक कर देगा। तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमें, ये कुछ इस तरह के बनेगा, OC2H5। तो हमें मतलब कैसे पता चल रहा है, सिंपल, इसका सिंपल आंसर है कि हम पढ़ रखें पहले से, इसीलिए हमें पता चल रहा है। आप भी पढ़ोगे, आपको भी पता चलने लगेगा कि कौन सी रिएक्शन कब किस हिसाब से चलेगी। मैं पहले ही बता दूंगा कि SN1 और SN2 जो रिएक्शन होती है काफ़ी टिपिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है और उसके रिएजेंट के कारण भी मतलब कि ये ऐसा होने लगता है। सिमिलरली SN2 जो रिएक्शन होती है वो EGS रिएक्शन होती है, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड के लिए जो एडिशन रिएक्शन होती है वो भी EGS रिएक्शन होती है। एडिशन में ही एडोल, केनिजारो या अदर टाइप के जो नेम रिएक्शन होते हैं, जैसे नोवेंजल रिएक्शन, रिफॉर्मेट कायस्के रिएक्शन, क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन, ये सारे जो रिएक्शन होते हैं काफ़ी ईजी रिएक्शन होते हैं। कुछ एक रिएक्शन को छोड़ करके मैक्सिमम रिएक्शन ईजी होते हैं, बस एक बार हमें उसे पढ़ना है, उसके बाद पढ़ने के बाद हमें रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगा। और याद हमें क्या क्या रखनी है, जो बातें हमें, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा हूँ, यहाँ पे जैसे शायद दिख रहा हो, ये मैंने यहाँ पे +M -M +I -F मेजोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट का जो मतलब ऑर्डर है उसको मैं यहाँ पे लिखना, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए हमें इस ऑर्डर का याद होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान लेते ये मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि इसको हमें क्यों याद रखना चाहिए। मिलविल का रिएक्शन ये ले लेते हैं यहाँ से रिएक्शन, जैसे ये बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप है और हमने यहाँ पे Br2F ही डाल दिया यहाँ पे। अब हमें पता लगाना है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। अगर मान लेते पता भी चल गया कि ये एडिशन रिएक्शन है और यहाँ पे जो है, शायद मैं गलत, यहाँ पे जैसे मान लीजिए Br2 इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जो जनरेट हुआ है, तो ये Br2 इलेक्ट्रोफाइल NO2 के हिसाब से कहाँ पे, या इस बेंजीन रिंग पे कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेगा। तो कंसेप्ट बताएंगे हम बाद में कि ये -M ग्रुप है, और -M ग्रुप जो होता है वो पैरा डायरेक्टर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि NO2 ग्रुप जो है ना, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अपने मेटा पोजीशन पे अटैच करवाएगा। तो यहाँ पे NO2 ये ऑर्थो मेटा पैरा, इस साइड से भी ऑर्थो मेटा पैरा, इस तरह से मतलब बेंजीन रिंग का सब्सटीट्यूएंट का
सब्स्टिट्यूशन पोजीशन का नाम होता है। तो यहाँ पे ये NO2 ग्रुप है और चूंकि ये -M ग्रुप है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिस्ट में लिख रखा है ये NO2 ग्रुप जो है -M ग्रुप है। और यहाँ पे ये बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये पैरा डायरेक्टर होगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे इस तरह से अटैच कराएगा। इसका जो मतलब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा Br2Fe के साथ ये यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूट करवा लेगा। अगर नहीं पता होता तो वो सोचते रहते, ये भी सोचते रहते कहीं Fe तो नहीं ऐड कर जाएगा या Br2 कहीं इसके साथ तो रिएक्शन नहीं कर जाएगा, मतलब डिफरेंट तरह के लॉजिक लगाते रहते हैं। सॉरी कॉकरोच आ गया था सामने में। ये यहाँ पे मतलब सोचते रहते, शायद उसको भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हमसे ही पढ़ना हो। यहाँ पे सोचते रहते कि ये कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा। यदि कंसेप्ट पता होता NO2 ग्रुप -M है, Br2Fe के साथ ये पैरा डायरेक्टर का काम करेगा तो सिंपली बता सकते थे ये पैरा पोजीशन पे इधर अटैच करता है, ये भी पैरा पोजीशन है, इधर भी अटैच कर सकता था, किसी एक जगह अटैच करके प्रोडक्ट बना लेता। तो कहने का सिंपल बात है कि हमें ये जो ऑर्डर है हमें याद रहना चाहिए और इसी प्रेफरेंस में याद रहना चाहिए NO2 CN COOH ये इस तरह से। तो ये ऑर्डर जो ऊपर वाला जो है मोस्ट पावरफुल -M होगा, सारे जितने आने वाला जो ऊपर वाला है नीचे वाले से ज़्यादा मोस्ट पावरफुल होगा, यानी CN से ज़्यादा मोस्ट पावरफुल -M ग्रुप NO2 होगा। इसके ऊपर ये तीनों होगा, इसके ऊपर ये इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से ये -M ग्रुप। सिमिलरली ये +M भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, धीरे धीरे उसकी पावर जो है घटते जाती है। तो याद करने का मैंने अपने पढ़ते टाइम पे जो याद किया था ये कुछ इस तरह से याद किया था -M ग्रुप को, NO2 संग हर चाय एनहाइड्रिक ईस्टर और एमाइड। इसको लिखते जैसे इसको समझाते हैं शायद समझ में आ जाए। ये -M ग्रुप है ना, ब्लू स्केल से लिखना चाहिए, -M ग्रुप है। मैंने क्या कहा NO2 संग, अब यहाँ से जो मैंने लिखा है यहाँ पे NO2 संग हर, इसके बाद देखिए यहाँ पे CO सारे में CO है, तो यहाँ पे NO2 बस हमें ये याद रखना NO2 संग हर HR हर, NO2 संग हर चाय। इसको एक्चुअली ग्रीक या किसी और लेटर में इसको चाय बोलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे चाय इसको लिखा है, CHI से शायद बोलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है NO2 संग हर HR हर चाय, और उसके बाद एनहाइड्रिक ईस्टर और एमाइड। ये तो -M ग्रुप का पूरा याद हो जाता है। सिंपली एक बार मैं स्पीड में पढ़ दूँ NO2 संग हर चाय एनहाइड्रिक ईस्टर और एमाइड तो हमें याद ही है। मैंने अपने टाइम पे भी उस टाइम पे भी याद रख रखा था, अभी भी मेरे को याद है। सिमिलरली +M का भी मैंने ऐसे ही याद रख रखा था, CH2 ने ही ONH2 नहर बनाया। अब देखो यहाँ से CH2 -M ने ही ONH2, अब नहर जो है यहाँ पे दो एक H को हटाते जाएंगे और R को ऐड कराते जाएंगे, नहर बना रहे हैं NHRNR2। ये यहाँ से CH2 ने ही वो NH2 नहर बनाया, और उसके बाद बनाया तक यही है। उसके बाद मैं यहाँ से जो लिख रहा हूँ ओह, देखो यहाँ से ओह और अमाइड, यहाँ से ये अमाइड हम ये इस तरह का जो अमाइड है ये N ग्रुप से हमें अटैच होना चाहिए, और O और माय कुरियर फाइल इथिनाइल फिर कल बाहर आएगा। इस तरह से मैंने याद कर रखा था। ये आप अपना भी निमोनिक्स लगा के याद कर सकते हो। सिमिलरली +I का मैंने इस तरह से याद कर रखा था, O को CR3 टेंशन देता है, CR3 के बाद हमें पता है कि इसको घटाते जाना है, CR3 के बाद एक R को हटा के H लगा देंगे, 2 R हटा को फिर H लगा देंगे, 3 R हटा को फिर H लगा देंगे। तो O को CR3 टेंशन देता है,
इस तरह से मैंने प्लस एम का याद कर रखा था। और माइनस आई का जो याद कर रखा था, नर्सर नहीं, NO2 संग CN उल्टा है, नर्सर नहीं, NO2 संग COOH, फिर कल बाहर आएगा और OH और OH, और उसके बाद 3 फिनाइल, C ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल, C डबल बॉन्ड। तो आप अपना निमोनिक्स लगा के भी इसको याद कर सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट बताने वाली बात क्या थी कि -M ग्रुप जो होती है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है। यानी अगर कोई इस तरह का बेंजीन रिंग है, ब्लू से बनाते उससे ज़्यादा झलकता है, NO2 ग्रुप है और ये बेंजीन रिंग है, ये इस रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है, चूँकि ये बेंजीन रिंग इस तरह से भी लिखा जाता है, ये पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ओर खींचेगा, ये NO2 ग्रुप अपने ओर, वही चूँकि ये -M ग्रुप जो होता है रिंग को डीएक्टिवेट करता है, यानी -M ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। वहीं यहाँ पे यदि कोई +M ग्रुप है यानी CH2 इस तरह का ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, यानी ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में बढ़ जाती है। और यहाँ से यदि इस ग्रुप को भी देखें, यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस चार्ज है इस कंपाउंड पे, ये जो यहाँ पे लगा सब पे माइनस चार्ज है, या लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर रहेगा उसके बाद ही दे सकता है कंपाउंड में, यहाँ पे भी लोन पेयर है। और नीचे वाला जो है ये अपने पाई बॉन्ड से फ्लोरीन पे भी साथ साथ मतलब लोन पेयर रहते हैं, चारों बगल घुमा करके, ये धीरे धीरे घटते चला जाता है यहाँ से। और यहाँ पे जबकि -M में देखें तो किसी के पास जो होगा वो लोन पेयर नहीं होगा, दे नहीं सकता है, सारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड होंगे, जो यहाँ से भी लगा होगा जो, और ये जो मतलब दे रखे हैं यहाँ से इस तरह से जो लाइन खींच रखी है, ये इसका मतलब होता है ये किसी कंपाउंड से अटैच होगा। सिमिलरली +I जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जबकि -I जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इन जनरल ऑर्डर जो होता है +M का ऑर्डर ज़्यादा होता है +I से, यानी M+I का क्या, मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है मोर पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, हमें ऐसे याद रखना चाहिए। लेकिन हेलोजन के केस में उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है मेजोमेरिक इफेक्ट के रिस्पेक्ट में। ये बात हमें एक्सेप्शन के तौर पे याद रखनी चाहिए कि इस तरह से ज़्यादा होता है। और सिंपल कुछ बातें और यहाँ से इस ग्रुप को देखें, खैर हमें तो उसको याद ही कर लेना चाहिए। यहाँ से देखें, जैसे ये ग्रुप है, यहाँ से नाइट्रोजन का जो डोनेटिंग टेंडेंसी है ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स ज़्यादा होनी भी चाहिए लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, क्योंकि ये +M है। यदि पीरियोडिक टेबल में देखें इस तरह से पीरियोडिक टेबल, तो नाइट्रोजन यहाँ पे आता है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, और इस तरफ बढ़ने पे नाइट्रोजन देने की टेंडेंसी घटते जाती है, इसीलिए यहाँ पे इसको ऊपर रखा गया है। नाइट्रोजन की टेंडेंसी इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इस दोनों में आसपास से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि मतलब कि इसका इफ़ेक्ट मतलब किस तरह से चलेगा। यानी कहने का होल जो पर्पस था कि आज ऑर्गेनिक के मतलब जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि हमें सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, बिना याद के क्वेश्चन बनेंगे ही। याद करने के लिए टाइम पे जो रिएक्शन पे जो कंसेप्ट होगी, थ्योरी होगी, उस टाइम बताया जा सकता है। एक साथ यदि स्टेरिक क्रोडिंग, चूँकि मेन पर्पस जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन को करना ही है, तो रिएक्शन करेंगे जिस टाइम उस टाइम, जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट ही हुआ, जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन करते रहेंगे उस टाइम बहुत सारे इंटरमीडिएट बन जाएंगे, जिससे कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बो एनायन बन जाएगा। अभी रिएक्शन यहाँ पे कर रहे थे, SN1 रिएक्शन थी, यही रिएक्शन थी, यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया था। तो हमें पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन जो होगा वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के द्वारा मतलब प्रोसीड करेगा। सिमिलरली कभी कार्बो एनायन बन जाएगी, कभी फ्री रेडिकल बन जाएगी। अभी ऊर्जा रिएक्शन कर रहे थे तो उसमें फ्री रेडिकल बन गई थी।
या फिर कभी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी SN2 रिएक्शन में, जब करते रहेंगे तो वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। या फिर कभी रिएक्शन कार्बन के द्वारा प्रोसीड कर रहा है या नाइट्रोजन के द्वारा प्रोसीड कर रहा है, तो वो सारी बातें हमें याद रखनी चाहिए। उसके बाद हम रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद मिक्स्ड जो प्रॉब्लम आएगी, सारे कंसेप्ट को मिक्स करके वहाँ पे अप्लाई करेंगे खुद से। और जो लास्ट में एक बात हमें कहनी है कि मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ सिंपल कंपाउंड, जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नेम होते हैं वो भी हमें याद रखनी चाहिए। जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट है, कीटीन है, एसिटोफिनोन है, फॉस्जीन है, ऑक्जाइम है, हाइड्राजोन है, एजोबेंजीन है, हाइड्रोक्सी अमाइन है, या इथाइल क्लोरोफॉर्मेट है। क्योंकि रिएक्शन जब करते रहेंगे उस टाइम सीधे डायरेक्ट ही रिएक्शन बोलेगा कि इतना इतना अमाउंट ऑफ इथाइल क्लोरोफॉर्मेट रिएक्ट विथ दिस, देन प्रोडक्ट दिस इज फॉर्म। तो वहाँ पे रिएक्शन बना कंपाउंड बना के नहीं दिया जाता है कि मतलब ये इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे तो दे ही दिया, और इसका मान ले यदि ये तो दे रखा है यहाँ पे, मान ले इसका यदि नाम ही लिख देता तो फिर इसको बनाने आना भी चाहिए। इन जनरल नहीं दिया जाता। यदि सिंपल छोटी मोटी रिएक्शन करते रहेंगे तो वहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही बना के दिया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन करते टाइम सीधे नाम ही देता है वहाँ पे। जैसे एसिडिक एनहाइड्राइड हुआ, एस्पिरिन हुआ, पैरासीटामोल हुआ, या मेलोनिक ईस्टर, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, टोलिडीन, आइसोथियोसाइनाइट, जाइलिन, रिसोर्सिनॉल, मतलब इन सब सारी चीज़ों की जनरल हमें नाम पता होने चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में तो कहा भी जाता है कि यही गैस जो था वो भोपाल गैस ट्रेजडी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। शायद 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, एग्जैक्ट डेट मेरे को तो मालूम नहीं है। तो रिएक्शन का मतलब नाम, जनरल नाम हमें पता होनी चाहिए। रिएक्शन का बता लो ये कंपाउंड के जनरल नेम, ताकि बनाते रहें वहाँ पे। इन जनरल मैं बनाऊंगा तो उस टाइम मैं तो लिख ही दूंगा कि रिएक्शन का नाम और उसके साथ ही। खैर नेक्स्ट टाइम से देखेंगे आगे जब वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे। आज की जो बातें थी वो सिंपल ऑर्गेनिक रिएक्शन की जनरल डिस्कशन थी।